हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। और आपकी जो एग्जाम की जो तैयारी है वो आई होप कि एकदम बढ़िया चल रही होगी, है ना। मैं हूँ रितिका और आज की हमारी क्लास में हम करने जा रहे हैं हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये जो साइकिल है ये रियल लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके समझने के लिए, और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ईजी टॉपिक है, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा हो जाता है। तो इस इजी और इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल टॉपिक को हम हमारा पढ़ेंगे आज और हमारा कंप्लीट कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल हम किस चीज को बोलते हैं? जो मंथली साइकिल जो रिपीट होती है, किस में रिपीट होती है? हमारी फीमेल्स में रिपीट होगी। ये जनरली किस में होगी? ये हमारी होगी फीमेल्स में, या फिर ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और ये किस में होगी? पूरे ग्रुप में होगी। किसके ग्रुप में होगी? प्राइमेट्स के ग्रुप में होगी। हम पूरे एनिमल किंगडम को डिवाइड करके देखें तो हम डिवाइड कर पाएंगे मेजर तरीके से हमारे प्राइमेट्स एंड नॉन प्राइमेट्स में। आई एम नॉट गोइंग इनटू द एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन, लेकिन आप देखिए जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो होगी हमारी प्राइमेट्स में। प्राइमेट्स में जनरली कौन कौन आ जाता है, एक बार जस्ट उसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम खुद हैं, ह्यूमन बींग्स। और जैसे कि हमारे पास क्या आ गए? हमारे पास मंकीज आ गए, या फिर हमारे पास आ गए एप्स। ये सब किस में आएंगे? ये सब हमारे आएंगे हमारे प्राइमेट्स के अंदर, हमारे कवर होते हैं। ये साइकिल कब कब चलती है? साइक्लिक रिपीट होता है। ये हमारी मंथली चलती है, हमारी मंथली चलती है। अप्रोक्स कितना टाइम है इसका? 28 डेज का जो है टाइम पीरियड इसका है। किसका? मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड है हमारे पास 28 डेज का। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखते हैं? उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ना वो कब स्टार्ट होगी और हमारी कब खत्म होगी, है ना। मंथली तो चलती रहेगी पूरी लाइफ, अगर जितनी हम लाइफ जिएंगे वो लाइफ लॉन्ग चलती रहेगी। हर 28 दिन में फिर चलेगी, 28 दिन बाद फिर रिपीट होगी, है ना। लेकिन जो स्टार्टिंग है और जो एकदम एंडिंग है लाइफ में, उन एंडिंग्स को हम क्या बोलते हैं? उन एंडिंग्स को हम बोलते हैं मेनार्क एंड मेनोपॉज। मेनार्क क्या है? व्हाट इज मेनार्क? मेनार्क हमारी बिगनिंग है। हमारी क्या है? हमारी बिगनिंग है, या फिर हम बोल सकते हैं स्टार्टिंग। ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब एक ह्यूमन फीमेल इंडिविजुअल प्यूबर्टी को हिट करती है एट द एज ऑफ 12 to 13 ईयर्स, तब क्या होगा? तब उसको फर्स्ट टाइम ब्लीडिंग होगी, उसको हम बोलेंगे मेनार्क। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है? हमारे पास ब्लीडिंग होती है, जिसको हम बोल सकते हैं हमारे मेंसेस, पीरियड्स, और हम बोलते हैं हमारे मेंस्ट्रुअल, या फिर हम जनरली एमसी भी रिफर कर देते हैं। ठीक है, तो हमारी मेनार्क कब होगा? जब किसी फीमेल इंडिविजुअल को, जब वो 12 से 13 साल के बीच में होगी, उसके फर्स्ट टाइम जब पीरियड्स आएंगे, उसको फर्स्ट टाइम जब ब्लीडिंग होगी, यानी कि जिसके फर्स्ट टाइम जब उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगी, उसको हम बोलते हैं मेनार्क। क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं मेनार्क। टाइम पीरियड कितना? 12 to 13 ईयर्स की जब उसकी एज होगी। ठीक है, सेकेंड टाइम हमारे पास आती है मेनोपॉज। मेनोपॉज हम कब रिफर करेंगे? मेनोपॉज हम तब रिफर करेंगे जब मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो जाती है। क्या होगी? दिस मार्क्स द एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ये कब होगा? दिस विल अकर अप्रोक्स एट द एज ऑफ 50 ईयर्स इन ह्यूमन फीमेल्स। ठीक है, यानी कि मेनोपॉज हमारा कब होगा? अप्रोक्स 50 साल बाद होगा, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाएगी, ब्लीडिंग हमारी रुक जाएगी। जब क्या होगा? हमने क्या देखा था oogenesis में? जब हमारा ओवम का जो प्रोडक्शन है वो रुक जाएगा, हमारा एग बनना जो है, एग बनना बंद हो जाएगा, एग हमारा नहीं बनेगा। उस टाइम पे हमारे पास कोई भी ब्लीडिंग नहीं होगी, हमारा एग फॉर्मेशन नहीं होगा, ओव्यूलेशन का जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगा। तो उस टाइम को हम बोलते हैं मेनोपॉज। तो दो टर्म्स आते हैं हमारे पास, मेनार्क दैट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड मेनोपॉज दैट मार्क्स द एंडिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, अब हमने देखा हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल है, लेकिन उसके कुछ फेजेस हैं कि पूरी जो साइकिल है वो किन फेजेस में चलती है। 28 दिन जो है हमारे वो कैसे कंप्लीट होंगे, किन किन फेजेस के थ्रू ह्यूमन फीमेल बॉडी जो है वो गुजरती है, अभी हम वो देखते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम आवर फर्स्ट फेज, हमारे फर्स्ट फेज जो है, हमारे फर्स्ट फेज को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज।
क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, जिसमें कि हमारा क्या होगा, जनरली मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, हमारे पास होगी ब्लीडिंग, और इस फेज को हम जनरली हम बोलते हैं हमारे पीरियड्स, या फिर हम बोल सकते हैं मेंसेस। ठीक है, ये होगा हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा मेंस्ट्रुअल फेज। हमारा मेंस्ट्रुअल फेज कब स्टार्ट होता है, अगर हम फर्स्ट डे से मान के चलते हैं तो जनरली 1 to 4 डेज तक हमारा लास्ट करता है। क्या लास्ट करता है हमारा मेंस्ट्रुअल फेज। इस फेज में क्या होगा, इस फेज में क्या होगा, जो हमारे पास ओवम था, हमारे पास जो ओवम था, ओवम जो था वो फर्टिलाइज नहीं हुआ। इट इज नॉट फर्टिलाइज्ड, इट इज नॉट फर्टिलाइज्ड। ओवम रिलीज होता है, किस चक्कर में रिलीज होता है, इसको लगेगा कि हाँ स्पर्म आएगा, फर्टिलाइजेशन होगा और फीटस बन जाएगा, है ना। मेजर थॉट प्रोसेसिंग क्या है, यही है। लेकिन जो ओवम था वो तो फर्टिलाइज हुआ ही नहीं, है ना। तो क्या होगा, जब ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो हमारी एंडोमेट्रियम की जो वॉल थी वो ब्रेक हो जाएगी। एंडोमेट्रियम की जो वॉल होगी एंड या फिर हम बोल सकते हैं लाइनिंग होगी, वो क्या कर जाएगी, वो ब्रेक कर जाएगी। एंडोमेट्रियम लाइनिंग विल ब्रेक, और ब्रेक करने के बाद हमारे पास क्या स्टार्ट हो जाएगा, ब्रेक करने के बाद हमारी स्टार्ट होगी हमारी ब्लीडिंग, या फिर हमारा स्टार्ट हो जाएगा, क्या स्टार्ट हो जाएगा हमारा स्टार्ट हो जाएगा मेंस्ट्रुअल फेज, जो कितने दिन लास्ट करेगा, अप्रॉक्स 1 to 4 डेज तक ये लास्ट करता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हमारे पीरियड्स या फिर मेंसेस। इसमें एंडोमेट्रियम की जो वॉल थी वो हमारी ब्रेक हो गई है। जो ओवम था जो फर्टिलाइज नहीं हुआ वो भी ब्लीडिंग के थ्रू, वो भी ब्लीडिंग के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड जो फेज है, सेकंड फेज क्या होगा, सेकंड फेज होगा हमारा फॉलिकुलर फेज। क्या होगा हमारा फॉलिकुलर फेज। अब जो हमारी बॉडी है वो क्या है, वो वापस ओवम बनाएगी। क्यों, क्योंकि ये तो साइकिल है, पीरियोडिक साइकिल है, हर 28 दिन बाद रिपीट होती है। तो जब ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा, हमारे पास फॉलिकुलर फेज आएगा। फॉलिकुलर फेज में हमारे पास क्या था, हमने क्या देखा था, हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल था। क्या था हमारे पास, प्राइमरी फॉलिकल। वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा ग्राफियन फॉलिकल। क्या बना देगा, वो बना देगा हमारा ग्राफियन फॉलिकल। क्यों, क्योंकि हमने देखा था अडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ में क्या होता है, हमारे पास ग्राफियन फॉलिकल बनता है, और ग्राफियन फॉलिकल में जिसमें सेकेंडरी oocyte होगा वो क्या करेगा, वो मियोसिस 2 कंप्लीट करेगा और हमारा बन जाएगा ओवम, है ना। तो प्राइमरी फॉलिकल क्या करने लग जाएगा, प्राइमरी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होने लग जाएगा। किस फेज में, फॉलिकुलर फेज में। इस फेज को हम एक और नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, इस फेज को हम बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज भी हम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारी क्या थी, हमारी एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग थी वो तो टूट गई थी, है ना, वो ब्रेक करके ब्लीडिंग हमारी हो गई थी। लेकिन जब हमारे पास ओवम वापस रिलीज होगा तो एंडोमेट्रियम की वॉल हमारे पास क्या है, वापस बननी चाहिए। क्यों बननी चाहिए, ताकि हमारा इम्प्लांटेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो पाए। तो प्रोलिफरेटिव फेज में हमारे पास क्या होगा, मतलब कि ये प्रोसेस जो है साइमल्टेनियसली चलेंगे, यानी कि एक साथ ही हमारे ये प्रोसेस जो है वो चलेंगे। इसमें हमारे पास क्या होगा, जो एंडोमेट्रियम की जो वॉल है, जो एंडोमेट्रियम की जो वॉल है वो क्या करेगी, वो प्रोलिफरेट करेगी, प्रोलिफरेट, हेंस द नेम प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेट करेगी। प्रोलिफरेट करने का क्या मतलब है, रीजनरेट करेगी, यानी कि वापस बन जाएगी। क्या बनेगी, एंडोमेट्रियम की जो वॉल है वो हमारे पास वापस बन जाएगी। फॉलिकुलर फेज या फिर प्रोलिफरेटिव फेज, कुछ भी नाम ले लो, ठीक है। स्पेसिफिकली इनके नाम क्यों दिए गए हैं, क्योंकि फॉलिकुलर फेज क्यों दिया गया है, क्योंकि प्राइमरी फॉलिकल विल कन्वर्ट इनटू द ग्राफियन फॉलिकल। प्रोलिफरेटिव फेज क्यों दिया गया है, क्योंकि एंडोमेट्रियम की जो वॉल है वो प्रोलिफरेट करेगी या फिर रीजनरेट करके हमारी वापस बन जाएगी। तो ये हमारे पास क्या थे, ये हमारे पास 2 फेजेस थे। इन फेजेस को कौन स्टिमुलेट करता है, कैसे होते हैं, इन फेजेस को स्टिमुलेट करता है हमारे हार्मोनल रिलीज, ठीक है। हमारी बॉडी में यानी कि फीमेल ह्यूमन बॉडी में क्या होते हैं, हॉर्मोन्स का रिलीज होता है, हॉर्मोन्स का सिक्रीशन होगा जो कि इन फेजेस को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। वो कैसे करेगा अभी हम देखते हैं। इसके बाद एक बार देख लेते हैं, हमारा थर्ड फेज देख लेते हैं कि थर्ड फेज जो है वो हमारा क्या है, वो हमारा है ओव्यूलेटरी फेज।
कि हमारे पास क्या था, हमारे पास ग्राफिन फॉलिकल बन गया। ग्राफिन फॉलिकल से तो क्या रिलीज होता है, ग्राफिन फॉलिकल से तो हमारा ओवम रिलीज होता है। एंडोमेट्रियम वॉल भी बन गई हमारी, रीजनरेट करके प्रोलिफरेट करके प्रॉपर अच्छे तरीके से बन गई है। अब तो क्या बचा है, ओवम रिलीज होएगा, स्पर्म आ जाएंगे, हमारा क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा आइडियली। लेकिन प्रोलिफरेटरी फेज में क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, रिलीज ऑफ ओवम। क्या होगा, रिलीज ऑफ ओवम। ओव्यूलेटरी मतलब ओवम, ओव्यूलेटरी फेज इसीलिए दिया गया है कि जिससे कि मतलब समझ आए आपको कि ओवम का रिलीज हो। ओवम का रिलीज कब होता है हमारा, अप्रोक्स होगा हमारा 14th डे। 14th डे साइकिल की जब 14th डे चले गए, हमने क्या पढ़ा था, मेंस्ट्रुअल फेज था, वो था हमारा फर्स्ट डे, है ना, जिसके अगर आज हमको पीरियड्स आए तो हम आज उस दिन को पहला दिन मान लेते हैं, है ना। तो क्या होगा हमारा पहला दिन, हम किसको माना था हमने, मेंस्ट्रुअल फेज के बिगनिंग को। उसकी बिगनिंग हुई, 4 दिन हो गए, ब्लीडिंग हो गई, उसके कुछ दिन बीत गए, फिर जब 14th डे आया, 14th डे क्या मार्क करेगा हमारा, मार्क करेगा ओव्यूलेटरी फेज या फिर हमारे ओवम के रिलीज को मार्क करेगा हमारा 14th डे। ठीक है, ओवम का रिलीज अब किससे स्टिमुलेट होगा, ओवम का जो रिलीज है वो स्टिमुलेट होगा हमारे हार्मोन से। हमने देखा था, हमारे पास क्या देखा था हमने, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH हमारा कब काम किया था हमारा, हमने देखा था जब हमने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी सेम काम करेगा गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या रिलीज करेगा ये हमारा, ये LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो दोनों हार्मोन्स हैं ये हमारे क्या होंगे, ये दोनों हार्मोन्स हमारे रिलीज होंगे और रिलीज करने के बाद क्या होगा, ये क्या स्टिमुलेट करेंगे, ये जो दोनों हार्मोन्स हैं ये स्टिमुलेट करते हैं, किसको स्टिमुलेट करेंगे, दे स्टिमुलेट द रप्चरिंग, दे स्टिमुलेट द रप्चरिंग ऑफ ग्राफिन फॉलिकल, रप्चरिंग ऑफ ग्राफिन फॉलिकल। क्यों, क्योंकि ग्राफिन फॉलिकल में तो क्या प्रेजेंट था, ग्राफिन फॉलिकल में तो हमारा ओवम प्रेजेंट था, है ना। क्या देखा था हमने, फॉलिकुलर फेज में ग्राफिन फॉलिकल हमारा बन जाता है। क्यों बन जाता है, क्योंकि ग्राफिन फॉलिकल में तो क्या होता है, ग्राफिन फॉलिकल कंटेन्स ओवम। तो क्या होगा जब हमारा ओव्यूलेटरी फेज आएगा, उसमें क्या होगा, हमारे हार्मोन्स बनेंगे, हार्मोन स्टिमुलेट करेंगे, ग्राफिन फॉलिकल जो है वो रप्चर कर जाए। तो ग्राफिन फॉलिकल जो रप्चर करेगा, रप्चर करके ओवम रिलीज कर देगा, और जो रप्चर करके जो स्ट्रक्चर बच जाता है आफ्टर रप्चरिंग, ग्राफिन फॉलिकल का जो स्ट्रक्चर बच जाएगा जिसमें ओवम रिलीज हो जाएगा, ओवम प्रेजेंट नहीं है, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। वो अभी हम हमारे अगले फेज में पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट फेज आता है हमारा ल्यूटियल फेज। आफ्टर दिस ओव्यूलेटरी फेज हमारा 4th फेज आएगा। कौन सा फेज आएगा, हमारा आएगा ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में भी देखा था हमने कि ग्राफिन फॉलिकल जो थी, क्या होता है देखिए, ग्राफिन फॉलिकल जो है हमारे पास क्या है, ग्राफिन फॉलिकल प्रेजेंट है। ग्राफिन फॉलिकल क्या की, रप्चर हो गया, रप्चर हुई, कुछ स्ट्रक्चर बच गया हमारे पास, प्लस हमारा जो ओवम था वो ओवम जो है वो हमारे पास रिलीज हो गया। किस में रिलीज हो गया, ओव्यूलेटरी फेज में रिलीज हो गया। अब ये जो स्ट्रक्चर बचता है हमारे पास, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हमारे कॉर्पस ल्यूटियम स्ट्रक्चर को बोलते हैं। और कॉर्पस ल्यूटियम बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। क्यों, क्योंकि ये क्या सिक्रेट कराएगा, ये हमारा स्टिमुलेट करेगा प्रोजेस्टेरोन के सिक्रीशन को। ये क्या करेगा, ये हमारा इन्फ्लुएंस करेगा या फिर स्टिमुलेट करेगा प्रोजेस्टेरोन के सिक्रीशन को। स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन। फीमेल हार्मोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोजेस्टेरोन। कौन स्टिमुलेट करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा। क्या स्टिमुलेट करेगा, प्रोजेस्टेरोन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करेगा। अब प्रोजेस्टेरोन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंडोमेट्रियम हमारी जो वॉल बनी थी, किसमें, प्रोलिफरेटिव फेज में, जो हमारी एंडोमेट्रियम वॉल जो बनी थी उसको मेंटेन करता है। उसको, उसका जो स्ट्रक्चर है उसकी मेंटेनेंस में कौन हेल्प करता है, मेंटेनेंस में हमारी हेल्प करता है प्रोजेस्टेरोन। क्या हेल्प करेगा, हमारा हेल्प करेगा
प्रोजेस्टेरोन हमारी उसमें हेल्प करता है। ठीक है, अब लास्ट हमारा फेज रिपीट हो जाएगा, हमारा फेज आ जाएगा हमारे पास ओवम का। ठीक है, हमारे पास क्या गया, प्रोजेस्टेरोन ने एंडोमेट्रियम की वॉल को मेंटेन किया। ठीक है, एंडोमेट्रियम बन गई, ओवम रिलीज हो गया, सब कुछ हो गया। अब क्या बचा है कि हमारे पास स्पर्म्स आ जाएं, स्पर्म से क्या हो जाए, एगोस्पर्म्स फ्यूज कर जाएं, फर्टिलाइजेशन हो जाए। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी हमने ये पढ़ी, क्या पढ़ी कि फर्टिलाइज हो गया है। फर्टिलाइज जब हो गया है, इट इज फर्टिलाइज, तो क्या होगा हमारे पास, नो मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी, यानी कि ब्लीडिंग नहीं होगी और ये जो साइकिल है ये रिपीट नहीं होगी अगर हमारा ओवम फर्टिलाइज हो चुका है तो। लेकिन अब हमारे पास दूसरी पॉसिबिलिटी है कि फर्टिलाइज ना हो, है ना। क्या हो पॉसिबिलिटी, इफ नॉट फर्टिलाइज्ड, अगर ये फर्टिलाइज नहीं हुआ तो बॉडी को सिग्नल जाएगा, जो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम बना हुआ था वो क्या कर जाएगा, वो डीजनरेट कर जाएगा। वो क्या करेगा, वो डीजनरेट कर जाएगा। अगर कॉर्पस ल्यूटियम जो प्रोजेस्टेरोन बना रहा था वो डीजनरेट कर गया तो प्रोजेस्टेरोन भी हमारे पास नहीं बनेगा। तो क्या होगा, हमारे पास प्रोजेस्टेरोन भी नहीं बनेगा, प्रोजेस्टेरोन हमारे पास क्या होगा, नहीं बनेगा, या फिर जो बनेगा उसकी क्वांटिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा कम होगी। अगर अब ये बना ही नहीं तो इसको मेंटेन कौन करेगा, एंडोमेट्रियम की वॉल को मेंटेन करने वाला कोई हार्मोन है ही नहीं, तो एंडोमेट्रियम की वॉल क्या करेगी, वो क्या हो जाएगी, वो रप्चर करेगी। क्या हो जाएगा, एंडोमेट्रियम की जो वॉल होगी वो क्या कर जाएगी, वो ब्रेक कर जाएगी, या फिर रप्चर बोल सकते हैं, या फिर हम ब्रेक बोल सकते हैं। जिससे कि क्या होगा, जिससे कि हमारे पास ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, और उस ब्लीडिंग स्टार्ट होने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल। हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो यहाँ से हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो गया, तो क्या होगा, ब्लीडिंग होगी, वापस प्रोलिफरेटिव फेज होगा, वापस ओव्यूलेटरी फेज होगा, ल्यूटियल फेज होगा, और वापस हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट हो जाएगी। ये जो साइकिल है ये हमारी रिपीट होती रहती है, और कितने टाइम में रिपीट होती है, होती है हमारी 28 डेज में रिपीट होती रहती है। ठीक है, तो हमने दो केसेस देखे, अगर हमारा ओवम फर्टिलाइज हो गया तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी, ये जो फेजेस हैं ये रिपीट नहीं होंगे। लेकिन अगर जब ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है तो हमारा क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम को सिग्नल जाएगा कि डीजनरेट हो जाओ, क्योंकि ओवम तो फर्टिलाइज हुआ ही नहीं है। तो जब ये डीजनरेट हो जाएगा तो प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, वो होना बंद हो जाएगा फॉर्म, और लेवल जो है वो बहुत कम हो जाएगा। जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है तो क्या होगा, हमारे एंडोमेट्रियम की जो वॉल है जिसको वो मेंटेन कर रहा था वो मेंटेन नहीं रह पाएगी, वो रप्चर कर जाएगी या फिर वो ब्रेक हो जाएगी। और एंडोमेट्रियम की वॉल की ब्रेकिंग को ही हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं हमारे मेंसेस या फिर हमारे पीरियड्स या फिर हमारी ब्लीडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ अनदर मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर मेंस्ट्रुअल फेज हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ये था हमारा ओवम का स्ट्रक्चर, या फिर हम बोल सकते हैं हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल की कंप्लीट फेजेस। अब इसमें एक ध्यान रखने वाली बात क्या थी कि हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था हमारा ओव्यूलेटरी फेज। हमने पढ़ा था हमारा ओव्यूलेटरी फेज में क्या पढ़ा था हमने कि 14th डे क्या होता है, हमारा ओवम रिलीज होगा, है ना। तो अब ऐसे कोई कपल्स या फिर ऐसे लोग जिनको प्रेग्नेंट होना है, यानी कि जो लोग प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, जो बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो उनको हमारा इंसेमिनेशन या फिर जो इंटरकोर्स का जो बेस्ट टाइम पीरियड है वो कब टाइम पीरियड है, जब हमारा ओवम रिलीज हो, है ना। जब क्या हो, जब हमारा ओवम रिलीज हो। अगर ओवम ही प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या होगा, तो क्या फर्टिलाइजेशन हो पाएगा, क्या प्रेगनेंसी हो पाएगी, नहीं। लेकिन जब हमारा ओवम प्रेजेंट होगा तो फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस हमारे क्या है, हमारे पास फर्टिलाइजेशन के चांसेस जो हैं वो हमारे बढ़ जाते हैं। तो ऐसे इंडिविजुअल्स, ऐसे कपल्स जो कि फर्टिलाइजेशन को ट्राई करते हैं या फिर जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो उनको इंटरकोर्स कब करना चाहिए, उनको इंटरकोर्स करना चाहिए हमारे 14th डे। और अगर हम इसको ब्रॉडर टाइम पीरियड में बोले तो 13 to 16th डे जो है वो फीमेल बॉडी जो है, हमारे पास बॉडी जो है वो फर्टिलाइज होने के लिए मोस्ट एक्टिव रहती है, मोस्ट एक्टिव रहती है। ठीक है, लेकिन अभी हमने देखा कि हमारे पास जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो तब नहीं होती जब हमारे पास जो है ओवम जो है वो फर्टिलाइज नहीं होता। ये अभी हमने पढ़ा
क्या पढ़ा हमने कि ओवम जब फर्टिलाइज नहीं होगा तभी हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, लेकिन हर बार ये नेसेसरी नहीं है। मतलब कि हमने क्या देखा, अगर फर्टिलाइज हो गया तो ही मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी। यानी कि अगर एक लड़की अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल स्किप करती है, या फिर हम बोल सकते हैं स्किप पीरियड्स, यानी किसी एक इंडिविजुअल फीमेल के अगर पीरियड्स नहीं आते या फिर 1 महीने उसके पीरियड्स स्किप हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रेग्नेंट है। दिस स्किपिंग ऑफ पीरियड्स या फिर स्किपिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉर अ मंथ और 2 और 3 इज नॉट अ डायरेक्ट इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। क्या मतलब है इसका कि अगर कोई लड़की पीरियड्स को स्किप करती है तो उसका मतलब प्रेगनेंसी से नहीं है, उसका डायरेक्ट नाता प्रेगनेंसी से नहीं है। एक पॉसिबिलिटी है कि हाँ वो प्रेग्नेंट हो सकती है, क्योंकि जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होगी तो उसका क्या है, तो उसके पीरियड्स नहीं आएंगे। लेकिन इसके ना आने के कुछ और भी कारण हो सकते हैं। क्या कारण हो सकते हैं? जैसे कि क्या हो, जैसे कि उसको स्ट्रेस हो, या फिर उसका जो लाइफस्टाइल है, हेल्दी लाइफस्टाइल जो है, हेल्दी लाइफस्टाइल उसका ना हो, अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो, या फिर उसके जो फूड ऑप्शंस हो, जो वो खाना खा रही हो वो खाना अच्छा ना हो, फूड ऑप्शंस आर रॉन्ग, ठीक है। या फिर कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, यानी कि कुछ अदर फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से उसको पीरियड्स ना आए हों। क्यों? अदर फैक्टर जैसे कि हमारे जो हार्मोनल लेवल्स हैं, हार्मोनल लेवल्स इंक्रीज हो गए हैं आर्टिफिशियली, ठीक है। और इसके अलावा कोई पिल्स हो, एंटीबायोटिक्स हो जो कि क्या हो, जिनके साइड इफेक्ट्स हो गए हो बॉडी के अंदर। तो बहुत सारे रीजंस हैं जिन रीजंस की वजह से एक लड़की जो है वो पीरियड स्किप करती है। उसमें से सिर्फ एक रीजन है प्रेगनेंसी का, सिर्फ एक रीजन है कि वो लड़की क्या हो, वो लड़की प्रेग्नेंट हो। उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे रीजंस हैं जब एक लड़की पीरियड स्किप करती है। तो अगर किसी एक लड़की के या किसी एक फीमेल इंडिविजुअल की मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्किप होती है तो उसका डायरेक्ट इंडिकेटिव प्रेगनेंसी से नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक सिंपल एक पॉसिबिलिटी है। उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि अभी हमने हमारी क्लास में पढ़े, ठीक है। एक बार हम डायग्राम में देखते हैं हमारे पास क्या क्या फेजेस हैं, कौन कौन से फेजेस कैसे कैसे काम करते हैं, ठीक है। डे 1 यहाँ लिखा हुआ देखिए, ये हमारे पास क्या है, डेज में एक बार हम मिलते हैं हमारे पास यूट्रीन इवेंट जो है, यानी कि हमारे एंडोमेट्रियम के इवेंट्स कैसे कैसे काम करते हैं। मेंस्ट्रुएशन हुआ हमारा, क्या हुआ 1 to 5 डेज अप्रॉक्स दिखाई, हमारे पास क्या है, ब्लीडिंग हो रही है। दिस रेड कलर मीन्स मेंसेस या फिर पीरियड्स। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारा फॉलिकुलर फेज बनता है जिसमें एंडोमेट्रियम के जो वॉल है वो क्या करेगी, वो रिजनरेट करेगी। प्राइमरी फॉलिकल से क्या बनेगा, ग्राफिन फॉलिकल हमारा बनता है। तो क्या हुआ, एंडोमेट्रियम की वॉल जो टूट गई थी रिजनरेट कर रही है, वापस बन रही है ना। इसको क्या बोलेंगे हम, फॉलिकुलर फेज या फिर प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक है। उसके बाद ल्यूटियल साइकिल या फिर सिक्रीटरी फेज में हमारे पास क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा जो कि एंडोमेट्रियम की जो वॉल है उसको मेंटेन करेगा। ये हमारी पूरी कंप्लीट तरीके से बन गई है, ठीक है। उसके बाद क्या दिखाया गया है, 29th डे पे या फिर वापस क्या हो गया, फर्स्ट डे इस साइकिल का स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट साइकिल बिगिंस, जो हमारे वापस हमारे मेंसेस या फिर पीरियड्स स्टार्ट हो गए हैं। हार्मोनल लेवल पे क्या चलेगा, हार्मोनल लेवल पे हमने क्या देखा था, जब हमारा ओव्यूलेशन होगा तब हमारा क्या होगा, हार्मोन्स का लेवल हाई होगा। तो यानी कि ये हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा है 14th डे। जब क्या होगा, जब ओव्यूलेशन होगा तो यहाँ पे हमारे हार्मोन्स का, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का, और ये कौन इंडिकेट करता है, LH और हमारे FSH। LH FSH हमारे हाई होंगे तो क्या होंगे, ये को स्टिमुलेट करेंगे, हमारे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लेवल्स को हाई इंडिकेट करेंगे। प्रोजेस्टेरोन जो कि पिंक कलर से है, ये थोड़ा आगे जाके भी हाई होता है। क्यों? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन मेंटेन करता है एंडोमेट्रियम की वॉल को। प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, मेंटेन करेगा एंडोमेट्रियम की वॉल को। जब एंडोमेट्रियम की वॉल रहेगी तो क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन हमारा क्या होगा, वो हाई रहेगा, ठीक है। अब अगर हम ओवेरियन इवेंट्स की बात करते हैं तो मेंस्ट्रुएशन में तो क्या था हमारे पास, फॉलिकल डेवलप कर रहा था, ओवम जो था वो बॉडी से बाहर रिलीज हो गया था क्योंकि वो फर्टिलाइज नहीं हुआ था। ओव्यूलेशन के टाइम पीरियड यानी कि जब 14th डे होगा तब हमारा ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन हो गया, ग्राफिन फॉलिकल जो बच गया है उसको हम बोलेंगे कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगी, प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगी जो कि एंडोमेट्रियम की जो वॉल है उसको मेंटेन करेगा।
जब ओवम जो है वो जो रिलीज हुआ था वो फर्टिलाइज नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटेम भी क्या करेगा, ये डिजेनरेट कर जाएगा। क्या करेगा, ये डिजेनरेट कर जाएगा। ये डिजेनरेट कर जाएगा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा, एंडोमेट्रियम की वॉल टूट जाएगी, मेंस्ट्रुअल जो फेज है वो वापस स्टार्ट हो जाएगा, है ना। उसके बाद ये तो हमने कवर कर लिया कि हमारे LH और FSH के लेवल्स हाई होते हैं। कौन हाई कराते हैं इनके लेवल्स, इनके लेवल्स हाई होते हैं किसकी वजह से, इनके लेवल्स हाई होते हैं GnRH की वजह से, जो कि बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की वजह से। किस पे एक्ट करता है ये हार्मोन, ये हार्मोन हमारा एक्ट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स पे। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर पोर्शन है उस पे ये हार्मोन एक्ट करते हैं और हमारे रिलीज करते हैं हमारे LH और FSH। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज फॉर LH, FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दो हार्मोन जो है हमारे रिलीज होंगे, ये क्या करते हैं, ये हमारे प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के लेवल्स को हाई रखते हैं, ठीक है। इसी वजह से हम बोलते हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसमें हमारे एंडोमेट्रियम की वॉल टूटेगी। अगर वो वॉल ब्रेक होगी तो बॉडी में क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्शंस होंगे, जिससे कि बॉडी में क्या होता है, हमारा पेन होता है। उसके अलावा हार्मोन्स का इतना फ्लक्चुएशंस होता है हमारी बॉडी में, जिस वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, पीरियड्स के टाइम पे हमें क्या देखने को मिलता है, हमें मूड स्विंग्स देखने को मिलता है, या फिर हम बोलते हैं PMS, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, यानी कि पीरियड स्टार्ट होने से 2 दिन या 3 दिन पहले जो मूड स्विंग्स देखने को मिलते हैं वो हमें क्यों देखने को मिलते हैं, क्योंकि एक फीमेल बॉडी में काफी सारे चेंजेस हो रहे होते हैं ऑन अ हार्मोनल लेवल ऑफ बेसिस, है ना। हार्मोनल लेवल पे बहुत सारे चेंजेस होते हैं, इसी वजह से एक ह्यूमन फीमेल को क्या होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं। पीरियड से कुछ दिन पहले भी हो सकते हैं और ड्यूरिंग पीरियड्स तो उसके मूड स्विंग्स रहते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस टाइम में फीमेल से बहुत अच्छे से ट्रीट कीजिए उनको और बहुत अच्छे से उनके सामने पेश आइए। क्यों, क्योंकि उनकी फीमेल जो बॉडी है वो ऑलरेडी बहुत सारे चेंजेस अंडरगो कर रही होती है, वो कॉप अप कर रही होती है कि मेरी बॉडी के साथ कुछ कुछ हो रहा है ना। और ये फिर हर मंथली चलता है। ये क्या था, ये था हमारे पास हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आज के लिए हम हमारा इतना ही टॉपिक कवर करेंगे। आई होप आपको समझ आया हो। आई होप कुछ जो पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं वो आपकी रियल लाइफ में भी आपको कुछ वैल्यू दें, आप कुछ समझ पाए हो उनसे, एंड आपको एग्जाम्स में इनसे जो क्वेश्चंस आएंगे आई होप आप अच्छे से कर पाओ। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।